वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे वेक्टर के एग्जाम्पल समझाने हैं और यहाँ पर आपको इन वेक्टरों के बारे में थोड़ी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले जो वेक्टर हैं वो हैं PUC 18 या PUC 19। ये दोनों वेक्टर होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये जो PUC 18 की यहाँ पर स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब यहाँ देखें तो ये PUC 18 होता है, इसमें एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है। मतलब एम्पिसिलिन से बचाने के लिए इसके पास एक जीन होती है, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट्स या क्लोनिंग साइट्स पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर इको R1 के लिए पाई जाती हैं, SAMA सामा के लिए पाई जाती हैं, और बाम H1 के लिए, साल H1 के लिए और हिंड 3 के लिए यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं। और इन रेस्ट्रिक्शन साइट्स के बीच में ही एक जीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं लैक जीन। ये लैक जीन होती हैं, वो क्या करती हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ये एंजाइम होता है वो यहाँ पर नीले रंग का सिक्रीशन करता है या नीले रंग की कॉलोनी बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये वेक्टर हैं, ये वेक्टर होता है जहां पर अपनी डिजायर्ड जीन को जोड़ते हैं और जो कॉम्पिटेंट होस्ट होता है उसमें अपन भेजते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको और डिटेल से समझना होगा कि किस तरीके से इसका नामकरण हुआ है और यहाँ पर इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर पी जो शब्द है उसका मतलब होता है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड अपन जानते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, उसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। तो यहाँ पर पी जो है वो प्लाज्मिड को दर्शाता है। यूसी, यहाँ पर यूसी दर्शाता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इसको बनाया गया है। ये मानव निर्मित है, इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये नेचुरल प्लाज्मिड नहीं है। अब इसके अंदर 2.65 किलो बेस पेयर पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखें तो जो नेचुरल प्लाज्मिड होते हैं, जैसा कि आपने देखा था कि मैक्सिमम 15 से लेके 100 तक कॉपी बनाने में या प्रतिकृति बनाने में सक्षम होते हैं, परंतु यहाँ पर ये होता है वो हाई नंबर ऑफ कॉपी बनाता है। वो होती है यहाँ पर 500 से लेके 700 कॉपीज ये बनाता है, अपनी कॉपीज बनाता है। अब यहाँ देखें तो ये मानव निर्मित तो हो गया। अब ये नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को पहचान करता है सिर्फ एक स्टेप में। किस तरीके से ये स्टेप होती है इसको थोड़ा सा अपने को ध्यान से समझना है, किस तरीके से ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को एक ही स्टेप में पहचानता है। तो चलो समझते हैं। तो यहां पर देखो ये बीटा लैक जेड जीन है या बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम को सिक्रीशन करने के लिए जिम्मेदार जीन है, उसको अपन यहाँ पर इको R1 या बाम H1 या हिंड 3 लेकर उस जीन को अपन काट देंगे। जिसकी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी उसके हिसाब से वहां पर इस जीन को अपन काट देते हैं और उसकी जगह अपनी डिजायर्ड जीन होती है या डिजायर्ड डीएनए होता है वो इसके यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं लाइगेज की हेल्प से। यहाँ पर मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो सिक्रीशन करने वाली लैक जेड जीन है उसको हटा दिया। अब मैं जो यहाँ पर ये वेक्टर है इनकी जो मैं ग्रोथ करवाऊंगा, कोई भी कॉम्पिटेंट होस्ट है वहां पर इसकी ग्रोथ करवाऊंगा। तो वहां पर दो तरह की कॉलोनी बनेगी। एक कॉलोनी बनेगी जो नीले रंग की होगी और एक कॉलोनी बनेगी जो सफेद रंग की होगी। मतलब ये ग्रो करेंगे और आगे जाके अपने डिजायर प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर दो तरह की कॉलोनी बनती है, एक बनती है नीले रंग की और एक बनती है सफेद रंग की। तो यहाँ पर देखो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम किसके लिए जिम्मेदार होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नीले रंग को बनाने के काम करता है, नीली कॉलोनी बनाने का कार्य करता है। तो जहां पर मैंने इस जीन को बाहर निकाला था, मतलब यहां पर इको R1 से इस जीन को खत्म कर दिया, तो उनकी कॉलोनी कौन सी आएगी, उनकी कॉलोनी आएगी
सफेद कॉलोनी आएगी। और जो यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट थे, रिकॉम्बिनेंट मतलब जहां पर अपनी डिजायर डीएनए जुड़ा हुआ है वो रिकॉम्बिनेंट हो गए, तो यहाँ पर उनकी कॉलोनी कौन सी आएगी, उनकी सफेद कॉलोनी आएगी। जहां पर अभी तक लेग जेड जीन है और किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है, वहां उनको नॉन रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे। और जहां लेग जेड जीन है वहां पर कौन सी कॉलोनी बनेगी, वहां पर नीले रंग की कॉलोनी बनेगी। और जहां पर अपना डिजायर डीएनए जुड़ गया है, या जो अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, जहां पर अपना डिजायर डीएनए है, और वहां पर कौन सी नहीं होगी, लेग जेड जीन होगी नहीं, तो वहां पर सफेद रंग की कॉलोनी बनेगी। अब अपन देखते हैं कि यहां पर टीआई प्लाज्मिड, अब यहां पर इस टीआई प्लाज्मिड को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ द प्लांट। अब देखें ये किस तरीके से होता है, यह उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें जीन ट्रांसफर के लिए इसका यूज किया जाता है, और उसके लिए ये सबसे बेस्ट है। अब यहां देखें तो ये टीआई प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस होता है, उससे निकाला गया। ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस ये बैक्टीरिया है, इससे इस टीआई प्लाज्मिड को निकाला गया। अब ये क्या करता है, ये द्विबीजपत्री होते हैं जो डाइकोट होते हैं, उन पौधों में ये रोगजनक होता है। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस के अंदर एक प्लाज्मिड पाया जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, टीआई प्लाज्मिड। अब ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है कि जो भी द्विबीजपत्री हैं उनमें वो जहां पर अगर कहीं किसी द्विबीजपत्री के जो भी जड़ है या उसका तना है वहां पर कट लगाएं, तो वहां से ये एंटर कर जाता है, जहां पर कट लगा है वहां से ये उस प्लांट में एंटर कर जाता है। और फिर यहाँ पर ये कहां पर चला जाता है, उनकी जड़ें होती है वहां पर ये चला जाता है। तो यहाँ पर इस टीआई प्लाज्मिड के दो भाग होते हैं, एक तो होता है टीडीएनए और एक होता है वीआर विर रीजन होता है। तो यहाँ पर जो टीडीएनए होता है वो क्राउन गाल ट्यूमर बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो प्लांट है द्विबीजपत्री पादप का, वहां पर ये क्या करता है, उसकी कोशिकाओं को रूपांतरित करता है, और उन कोशिकाओं से क्या स्रावित करवाता है, जो रूपांतरित कोशिकाएं वो ओपिन स्रावित करती हैं, और वही क्या बनाती है, ट्यूमर बनाने का काम करती है, जिसको क्राउन गाल बोलते हैं। अब यहाँ देखें तो यहाँ पर इस प्लाज्मिड के कारण क्या हो रहा है, या ये जो प्लाज्मिड है या ये बैक्टीरिया है वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, प्लांट के अंदर अपने को क्या पहुंचाना है, अपना डिजायर डीएनए या अपना जीन पहुंचाना है, तो इसका अपन यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। मतलब यहाँ पर किसी और की हेल्प ना लेके डायरेक्ट अपने पास नेचुरल प्लाज्मिड है, इसके अंदर अपन क्या जोड़ेंगे, अपने डिजायर्ड जीन को जोड़ेंगे और इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी। आपने एक एग्जाम्पल भी अगर सुना होगा कि भाई जो जुगनू का जो जीन होता है जो चमकने के लिए जिम्मेदार होता है, वो यहाँ टीआई प्लाज्मिड को जोड़कर यहाँ पर इन जो एक टोबैको प्लांट है उनमें यहाँ उनमें ट्रांसफर कर दिया। तो वो टोबैको प्लांट अब दिन में भी वो चमकते हैं और रात में भी वो चमकते हैं। अब यहाँ देखें तो टीडीएनए वाला भाग होता है जो प्लाज्मिड का दो भाग होते हैं, एक तो टीडीएनए भाग होता है, जो प्लाज्मिड होता है टीआई प्लाज्मिड, उसके दो भाग होते हैं, एक तो टीडीएनए होता है और फिर रीजन। तो इस रीजन का क्या काम होता है, ये टीडीएनए के ट्रांसफर में हेल्प करता है तथा उसका इंटीग्रेशन में हेल्प करता है। जहां पर भी ये आगे जाके जुड़ेगा और अपना फंक्शन रोल प्ले करेगा उसमें ये रीजन हेल्प करता है। अब आपको ये टीआई प्लाज्मिड आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये ग्रोथ होती है वो किस तरीके से होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑक्सीन इस टीआई प्लाज्मिड में ऑक्सीन से रिलेटेड और साइटोकाइनिन से रिलेटेड बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, वो ज्यादा सिक्रीशन करते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ होती है। अब यहाँ देखिए तो जो दूसरा एग्जाम्पल आता है अपने पास यहाँ पर वेक्टर का, वो आता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसको किल भी कर देता है। अब इसका यूज होता है एज ए वेक्टर, इसका यूज किया जाता है। अब यहां दूसरा जो आता है वेक्टर वो होता है लैम्बडा फेज
लेमड़ा बैक्टीरियोफेज, लेमड़ा बैक्टीरियोफेज होता है, इसकी जो क्षमता होती है वो 23 किलो बेस पेयर के डीएनए की क्लोनिंग कर सकता है। मतलब 23 किलो बेस पेयर, जब बड़ा डीएनए होता है काफी, उसकी ये क्लोनिंग कर सकता है। मतलब बड़े डीएनए यानी एक से ज्यादा जीनों को मेरे को अगर ट्रांसफर करना है तो मैं लेमड़ा बैक्टीरियोफेज का यूज करूंगा। अब यहाँ पर दूसरा आता है कोस्मिड। कोस्मिड वेक्टर होता है, वो प्लाज्मिड प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया के अंदर होता है उससे, और लेमड़ा फेज होता है उसका, दोनों का मिक्सचर होता है, उसके गुण यहाँ पर होते हैं। तो ये भी सिंथेटिक हैं ह्यूमन द्वारा। अब तीसरा जो आता है अपने पास आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, ये आपकी बुक में भी है। अब ज्यादा लंबे डीएनए खंडों को अगर क्लोन करना है, जिनका जो साइज है वो 100 किलो बेस पेयर से भी ज्यादा है, उनकी अगर क्लोनिंग करनी है, मतलब मेरे को 50-60 जीन है, उनको एक साथ में क्लोन करवाना है, तो मैं इनका यूज करता हूं आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। यहां पर सबसे पहला आता है वो वेक्टर कौन सा होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है, ये भी एक तरह का वेक्टर है। उसमें भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होंगी, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स होगी, और उसके लिए उसके ऊपर भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए अलग अलग साइट्स होंगी, और वहां पर जो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पर जो जीन पाई जाती है रेस्ट्रिक्शन जीन, वो भी होगी। तो इस तरीके से इनमें भी पाई जाती हैं। फिर आता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये भी ईस्ट द्वारा बनाया गया था, और इसके अंदर भी ये जो प्लाज्मिड के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सारे इनमें भी पाए जाते हैं। फिर आता है अपने पास रिट्रोवायरस। अब रिट्रोवायरस होता है वो ह्यूमन सेल को, या ह्यूमन सेल या जंतु कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने का कार्य करता है। अब इसका यूज एज ए वेक्टर कैसे करते हैं, क्योंकि ये भी क्या करता है, अपने डीएनए को ट्रांसफर करता है किसी और की कोशिका में, मतलब जो प्रो ऑन्कोजीन होती है उसको ऑन्कोजीन में बदलने का कार्य करता है। अब आप जानते हो कि कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑन्कोजीन। तो ये रिट्रोवायरस होता है वो कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर इसका यूज कैसे करते हैं कि जो भी कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन है उसको कट कर दो, और इस वहां पर अपनी डिजायर्ड डीएनए है उसको जोड़ दो, और जहां जिस जंतु कोशिका में इसको ट्रांसफर करना है इजी वे में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और वहां पर वो अपना रोल प्ले करेगा, वहां वो एक्सप्रेस हो जाएगा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।